नमस्कार। हम लोग सुन रहे हैं 14 फेरे, जो कि गौरापंत शिवानी जी का लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर उपन्यास है। अभी तक हमने जाना कि अहिल्या अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई है। चलिए आप जानते हैं आगे क्या हुआ। पिकनिक की रंगीनी का जाल बटोर सब कार में बैठकर घर लौटे तो सचमुच ही अंधेरा हो चला था। अहिल्या सबको एक एक कर घर पहुंचाकर लौटी तो देखा पापा के कमरे की बत्ती जल रही थी। उसे थोड़ा आश्चर्य ही हुआ। इतनी जल्दी तो पापा क्लब से कभी लौटते नहीं थे। ओह, मल्लिका मौसी आई थी। मौसी के मीठे गले की हंसी सुनकर वह आश्वस्त हो गई। मौसी, उसने पुकारा, आ गई सोना। ओ विष्णु, गरम चाय लाओ, बिटिया आ गई। कहो कैसी रही पिकनिक। मौसी की ग्रे साड़ी का आंचल उठाकर बड़े स्नेह से उसे गले में लपेटती अहिल्या मोढ़ा खींचकर उसके पास ही बैठ गई और बड़े दुलार से मल्लिका ने उसे अपनी गोदी में खींच लिया। और आप कहते हैं आप इस मोम की गुड़िया को पहाड़ ले जाएंगे। आहा, एक ही दिन की होइचोई में मुख कैमों शुक्य गैचे। ओ सोना मार। अहिल्या की थोड़ी को चूमकर मल्लिका ने माथे से लगाया। कैसा पहाड़ मौसी। अचकचाकर अहिल्या मौसी की गोद से छिटक कर बैठ गई। अपनी आंखों में प्रश्न की जिज्ञासा भर उसने कर्नल की ओर देखा। हाथ में विस्की सोडा की चुस्की लेकर कर्नल मुस्कुराए। हाथ में विस्की रहने पर पापा का मूड कभी खराब नहीं होता। अहिल्या जानती थी ऐसे ही अवसरों पर वह कर्ण सा दानी बन जाता था और शराब से घुलकर चित्त एकदम ही दर्पण बनकर झकझक कर उठता था। हर बात जानने की इतनी उतावली क्यों रहती है तुझे। बड़े प्यार से उन्होंने पुत्री की ओर देखकर धमक लगाई। नहीं पापा, कहिए ना, क्या सचमुच पहाड़ चल रहे हैं। हाय, मैं तो कब से कहती आ रही थी कि सब पहाड़ तो देख लिए पर अपना पहाड़ नहीं देखा, पर आप तो सुनते ही नहीं थे। मल्लिका ने उसकी उलझी लटों को पीछे किया और बड़े दुलार के स्वर में बोली, और मेरा क्या होगा री। कोलकाता की पौंचा गर्मी में मासी के हाड़ मास का तलिया पकेगा, यही ना। क्यों वाह रे। तमक्कर अहिल्या ने मासी के गले में हाथ डाल दिए। आप भी तो चलेंगी पहाड़। पिछली बार क्या हम शिलोंग नहीं गए थे। उससे पहले दार्जिलिंग, मरी, मसूरी, कश्मीर, डलहौजी, धर्मशाला, कोई पहाड़ भी तो नहीं छूटा। फिर बताओ भला इस बार तुम क्यों नहीं चलोगी। एक लंबी सांस खींचकर मल्लिका उठ गई। एक भेद भरी दृष्टि से उसने कर्नल की ओर देखा और पर्स उठा लिया। सब पहाड़ जाना तो मेरा नहीं हो सकता खुकुमनी। बहुत प्यार उमड़ने पर वह अहिल्या को इसी नाम से पुकारती थी। अच्छा चलो, पर देख खुकू, उसने आदेश के स्वर में कहा और अहिल्या के कंधे पर हाथ रखकर उसके कान के पास झुकाई। पापा को इसके बाद विस्की सोडा मत देना, मांगे तब भी नहीं, बुझली। एक बार कर्नल पर स्नेहपूर्ण अधिकार की दृष्टि की मुहर लगाकर वह चली गई। मन ही मन वह कितनी क्षुब्ध होकर जा रही थी। उसने घंटों बैठकर कर्नल को समझाया था, पहाड़ तुम्हें जाना है तो जाओ, पर अहिल्या बंगाल की बेटी है, वो ऊब जाएगी। पर कर्नल अपनी जिद पर अड़ा था। लड़की विवाह योग्य हो गई थी। वह अंतरजातीय विवाह के पक्ष में नहीं था। एक बार पहाड़ जाकर पहाड़ी अदब कायदे और समाज से बेटी को परिचित कराना ही होगा। समाज और आत्मीय स्वजनों से नाता क्या सहज ही में तोड़ा जा सकता है। उनके दद्दा ने लिखा था, समाज और रक्त का बंधन विकट होता है शिवदत्त। अभी तुम्हारे पास साधनों की प्रचुरता है, तुम्हारा वैभव असीम है, पर एक दिन इस राजसी सुख के बीच तुम सहसा अपने देश और अपनी जन्मभूमि के लिए व्याकुल हो उठोगे। पहले भी कई बार तुम्हें पहाड़ आने के लिए लिख चुका हूँ और आज अंतिम बार बिना किसी वाक्य आडंबर के लिख रहा हूँ। भाई, अगर बसंती के विवाह में अपनी पुत्री को भी लेकर आ सको तो हम सुखी होंगे। तुम्हारा दद्दा। पत्र के साथ ही दद्दा का चेहरा कर्नल की आंखों में तैर उठा था। बंद गले का कोट, पट्टू का चुस्त पैजामा, घनी मूछों के नीचे एक अनोखे स्मित का आकर्षण, एक साथ ही दोनों खेल कूद कर बड़े हुए थे। छुट्टियों में अंग्रेजी छात्रावास से घर आया नन्हा शिवदत्त
दद्दा के सहवास में अपने स्कूल की महिमा का मुखस्त किया पाठ भूल जाता। पतंग का मंजा कैसे पीछे कांच से खरा बनाया जाता है, सुरती में चूना मलकर उसे खाने में कैसा मजा आता है, और पगली बुढ़िया देवुली को तनिक सा उकसाए जाने पर वह कैसी कैसी भयानक गालियां दे उठती है, ये सब शिवदत्त ने दद्दा से ही सीखा था। आज इतने वर्षों बाद दद्दा का निमंत्रण पाकर वह एक बार पहाड़ जाने को व्याकुल हो उठा। पहाड़ जाने में उसका अपना भी स्वार्थ नेत था। लड़की सयानी हो गई थी। जापानी, बंगाली और क्रिस्तान विदेशी छोकरों की भीड़ जो उसकी दुहिता के चारों ओर भ्रमरावली बनकर मंडराने लगी थी, उससे कर्नल त्रस्त होता जा रहा था। अपने नवीन समाज की खोखली मानवता को वह परख चुका था। इसी से चाहता था कि पहाड़ में अच्छा घर और वर देखकर कन्यादान से मुक्ति पाले। पहाड़ भी अब बहुत बदल चुका था। प्रायः ही उसे कलकत्ता के प्रवासी कुमाऊनी समाज से कुमाऊं की नवीन प्रगति का ब्यौरा मिलता रहता। पर कर्नल की दृष्टि में दोषी नई पीढ़ी नहीं, पुरानी पीढ़ी थी। जैसे ही मनुष्य को पेट की क्षुधा समय पर भोजन न जुटने से निकृष्ट कार्य करने को भी बाधित कर देती है, ऐसे ही शरीर की क्षुधा भी मनुष्य भुला नहीं सकता। सब समय पर ही कन्यादान की सप्तपदी से मुक्ति क्यों नहीं पा लेते। अहिल्या को मल्लिका आवश्यकता से अधिक छूट देती जा रही थी। रोनिन वांछनीय युवक था, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु वह किसी भी प्रकार मल्लिका से उसका प्रस्तावित रिश्ता मान लेने को तत्पर नहीं था। क्या है आपके पहाड़ियों में कोई ऐसा? उसने एक दिन कहा तो कर्नल की आंखें जल भुनकर रह गईं। अगर पहाड़ियों में ऐसी योग्यता न होती तो बड़ा आश्चर्य होता है मल्ली कि तुम इस समय यहाँ हो। घड़ी में रात के 2 बजे थे। चोट खाई सरपणी सी मल्लिका उठ गई थी और ओस भीनी रात्रि के गहन अंधकार को चीरती पैदल ही चली गई थी। बड़ी मान मनौवल के बाद कर्नल उसे लौटा पाया था। वह स्वयं उसके बिना नहीं रह सकता था, किंतु इस बार उसने जी पक्का कर लिया, मल्लिका को वो पहाड़ नहीं ले जा सकता। पहाड़ तक ये खबर कब की फैल चुकी थी कि अपनी फूहड़ पत्नी को उसने निकाल दिया है और मल्लिका को रख लिया है। फिर अब उसे सयानी पुत्री के भविष्य का भी ध्यान रखना था। नहीं, मल्लिका का चलना इस बार किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगा, उसने दृढ़ स्वर में अहिल्या से कहा, और वह चुप रह गई। प्रत्येक ग्रीष्म में पहाड़ जाने की तैयारियां बड़े उत्साह से होती थी। मौसी के साथ बाजार जाकर अहिल्या नाना वस्तुएं जुटाती थी। कई तरह का ऊन, बिनाई के लीफलेट, नाना नंबरों की बिनने की सलाइयाँ, छाता, बरसाती, फिर राशन, स्टोव, टिन, फ्रूट, सब भी कुछ साथ में जाता था। अच्छी खासी गृहस्थी ही संग चलती। सरकार काका को बड़ी सी कुर्सी के पहिए घुमा घुमा कर मल्लिका के नौकर, कर्नल के मोनोग्राम चमकाते बैरा, बटलर सब दल बांधकर पहाड़ चलते तो लगता लाट साहब का दफ्तर ही पहाड़ जा रहा है। अब के ऐसा कोई उत्साह नहीं था। नौकरों में से एक को भी साथ नहीं लिया गया। कर्नल नहीं चाहता था कि उसके भृत्यगण स्वामी के दीन सरल आत्मीय स्वजनों को देखें। अहिल्या अपने सूटकेस में दामी बनारसी और जामदानी साड़ियां रखने लगी तो मल्लिका ने फीकी हंसी हंसकर कहा, क्या करेगी इन दामी साड़ियों का वहाँ? ना तो हो एक आध रख ले, वहाँ इनकी कीमत कौन आकेगा? कर्नल भुन्ना उठा। क्यों, क्या ढोर जानवरों में जा रही है? यह सब कलापारखी तुम्हारे बंगाल ही में आकर बस गए। आंखों में आंसू भरकर मल्लिका उठ गई थी। उस दिन संध्या अहिल्या मौसी से मिलने गई तो ताला बंद था। चौकीदार ने कहा, बहू जी की सास की तबीयत काशी में अचानक खराब हो गई। 3 बजे साहब और बहन जी को लेकर वे चली गई। मल्लिका ने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया था। बिना उससे और पापा से मिले ही वह चली गई, और जब उसे पता था कि वे कल पहाड़ जा रहे हैं, उसने घर आकर पापा से कहा तो कर्नल का चेहरा क्षण भर को फीका पड़ गया। फिर उसने कहा, अहिल्या, मल्लिका नाराज थी, इसी से मिलने नहीं आई। तुम बाजार जाकर बसंती के लिए गहनों का एक सेट ले आओ। एक बात और बेटी, इस बार की पहाड़ की यात्रा बहुत आरामदेह नहीं होगी। न वहाँ मसूरी की सी तड़क भड़क होगी, न तुम्हें वहाँ मन बहलाव के वे साधन ही उपलब्ध होंगे जिनका तुम्हें अभ्यास है। अल्मोड़ा एक सीधा सा शहर है बेटी, जहाँ एक पत्थरों से पटी छोटी सी बाजार है। शायद अब एक आध सिनेमा भी बन गए हों,
पर ना वहाँ तुम्हें कलकत्ते का सा कोई साउथ क्लब मिलेगा और ना रंगीले संगी साथी। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अल्मोड़े के जादू से अछूती नहीं रहोगी। वहाँ के सरल बंधु बांधवों का स्नेह, प्रकृति का आकर्षण सब तुम्हें बांध लेगा। एक बात और भी है बेटी। कर्नल का स्वर गंभीर हो आया। मैं चाहता हूँ कि तुम उस समाज में जाकर अपने शील सौजन्य से कुल का नाम उज्जवल करो। यह ठीक है कि मैंने तुम्हें रैक्सी, रोनी, समीर और ध्रुव सरकार के आने जाने पर कभी रोक टोक में नहीं बांधा, पर वह केवल इसलिए कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा तुम पर यह विश्वास अक्षुण्ण रहे। अब तुम जा सकती हो अहिल्या। अहिल्या कई दिन से अपने पापा में एक विचित्र परिवर्तन देख रही थी। बोलते बोलते वह सहसा एक अभेद चुप्पी के आवरण में अपने को रेशम के कीड़े की तरह लपेटकर खो जाते। मल्लिका से प्रायः ही उनकी झड़प के तीखे स्वर उसके कमरों में तैरते चले आते। वह जानती थी कि बहस का कारण वही थी। मल्लिका उसे पूरी तरह अपने समाज में मिलाना चाह रही थी। ये ठीक था कि वह बचपन ही से मौसी के ब्रह्म समाजी मंदिर के माघोत्सव में स्वयं बिना किसी जोर दबाव के ही जाती थी, और कुछ अंश तक यह भी ठीक था कि बंगाल से उसे किसी प्रकार का बनावटी प्रेम नहीं था। किंतु बचपन से ही पुराने धान के लहलहाते खेत ही देखे थे। देवदार के घन ध्रुमों को उसने देखा ही कब। धुएं से मलिन कलकत्ता के गगनांगन की माया के भव्य हिमालय पर तने शुभ्र नीलाकाश को देखकर छूट नहीं जाएगी। फिर यह तो सचमुच ही मौसी की जाती है। बात दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। पहाड़ से लौटने तक मौसी को स्वयं ही अपनी भूल ज्ञात हो जाएगी। अहिल्या बाजार से पन्ने का एक बहुमूल्य सेट लेकर लौटी तो कर्नल अपने सूटकेस में अनाड़ियों की भांति सूट ठूंसे जा रहा था। अचानक अहिल्या का जी भर आया। यह सब काम मल्लिका ही आज तक किया करती थी। हटिए पापा, लाइए, मैं सामान लगा देती हूँ। देखिए, यह रहा गहने का सेट। इससे सुंदर तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। बड़ा सा पन्ने का हार मखमल के डिब्बे में झक झक कर उठा। कर्नल ने डिब्बे को बंद कर सूटकेस में धर दिया और कागज के डिब्बे से एक बहुमूल्य साड़ी निकाल कर कहा, यह तेरी मौसी ने न जाने किस दुकान से ऑर्डर कर भिजवाई है। फालसई साड़ी के जरीदार आंचल पर एक सुनहरे कार्ड में लिखा था, बसंती को, मल्लिका। अहिल्या ने देखा। साड़ी डिब्बे में पैक करने से पहले पापा ने उसकी दृष्टि बचाकर कार्ड निकालकर जेब में रख लिया। वह मन ही मन समझ गई कि पापा अपने समाज में मौसी का अज्ञात परिचय ही देना चाहते हैं। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद अहिल्या काठ गोदाम पहुंची तो शरीर में स्वयं ही अनजानी फुर्ती सी आ गई। काठ गोदाम से कर्नल की टैक्सी धीरे धीरे पहाड़ की घुमावदार चढ़ाई को चीरती चढ़ने लगी। कांच से आती ठंडी हवा के थपेड़ों से अहिल्या के बाल इधर उधर उड़ने लगे। कैसा विचित्र गिरि वैभव था, कैसी अपूर्व सुषमा। दूर दूर तक आकाश को घेरे बादलों के टुकड़े धीर मंथर गति से बहे जा रहे थे। कहीं पर धूमिल रिबन सी छोटी जलधारा दूर दूर तक जाकर वृक्षों के झुरमुट में खो गई थी। गर्म पानी के मोटर स्टेशन के पास जाकर उनकी टैक्सी रुकी और कई चीथड़ों में लिपटे गोरे सरल मुस्कुराते बालकों ने कर्नल की टैक्सी को घेर लिया। स्ट्रॉबेरी लीजिए साहब, वेरी चीप बास्केट हुजूर, ओनली 1 रुपी, वेरी स्वीट। रसीली नारंगी नन्ही स्ट्रॉबेरी का एक दोना लेकर अहिल्या चूसने लगी। यहाँ का खाना प्रसिद्ध है बेटी। यहाँ स्ट्रॉबेरी नहीं, पूड़ियाँ खाई जाती हैं। स्ट्रॉबेरी तो विदेशी टूरिस्टियों के लिए है, हम पहाड़ियों के लिए नहीं। आओ तुम्हें यहाँ की प्रसिद्ध तिवाड़ी की दुकान पर ले चलें। पानी और कीचड़ से पैर बचाती अहिल्या साड़ी थोड़ा उठाकर उतरी। पास के एक पत्थर के गोमुख से छल छल कर शीतल जलधार को अंजलि में भरकर एक नई दुल्हन अपनी नई नथ को भिगोती पानी पी रही थी। एक क्लीनर वहीं पर अपनी बस को पानी से धोता उन फूहड़ यात्रियों को कोस रहा था जिन्होंने उल्टियां करके उसकी सुंदरी बस की काया क्षत विक्षत कर डाली थी। तिवाड़ी होटल में पहुंचकर वह इधर उधर देखने लगी कि किधर बैठे। प्रत्येक जर्जर मेज पर पूड़ियों के टुकड़े और पीले रायते की जूठन पड़ी थी। एक और कई यात्री कचर कचर कर खाते गर्म पूड़ियों का तकाजा लगा रहे थे। 2-3 गंदे से छोकरे भाग भाग कर परिवेशन में लगे थे। अहिल्या को सहसा पापा पर झुंझलाहट हो आई।
छी छी, ये भी भला कोई जगह थी खाने के लिए। कलकत्ते के साउथ क्लब फरपोर ग्रैंड होटल की अभ्यस्त अहिल्या ने चट से नाक पर रुमाल रखकर वक्र दृष्टि से पापा की ओर देखा, पर कर्नल तब तक बड़े इत्मीनान से एक कोने की मेज पर पैर जमा चुका था। अहिल्या साड़ी समेटकर बड़ी अनिच्छा से बैठी ही थी कि एक स्वस्थ सुंदर गोरा सा लड़का अपनी कर्ण चुंबी मुस्कान से उसकी समस्त झुंझलाहट क्षण भर में अपहरण कर स्वयं मेनू के रूप में उपस्थित हो गया। क्या लाऊं मैम साहब? पूड़ी है, दही है, चटनी है, रायता, आलू पालक, सब कुछ तैयार है। 2 थाल जल्दी लाओ लड़के, और पूड़ियाँ गर्म लाना, समझे? कर्नल ने सिगार की राख झाड़कर कहा। बहुत अच्छा सरकार। लड़का फुर्ती से भागता बड़े अंदाज से 2 हाथों में दोनों थाल सजाए मिनटों में लौट आया। खाने की सुगंध और पहाड़ी रायते की राई ने अहिल्या की परिमार्जित मेम साहबी रुचि को भी जीत लिया। ठीक ही तो कह रहे थे पापा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने बड़े बड़े दामी होटलों में भी नहीं खाया था। उस पर जो बिल आया उतना तो वह प्राय अपने होटल के बैरा को टिप दे देती थी। खाना खाने के बाद जब उनकी टैक्सी अल्मोड़ा की ओर चली तो कर्नल ने सिगार सुलगाकर अहिल्या से अंग्रेजी में कहा, अहिल्या, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें अपनी इस पहाड़ यात्रा में कई बातों के लिए अपने को तैयार करना होगा। पहाड़ी होकर भी हमारा रहन सहन, उठक बैठक एक भिन्न वर्ग से ही रही है। मैं कह नहीं सकता कि पहाड़ अब कितना बदल गया है, पर आम तौर पर लोगों की प्रकृति नहीं बदला करती। फिर खासकर तुम्हारी ताई जरा तेज मिजाज की हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी के शासन में रहने का अभ्यास नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी जूझ लोगी। अगर तुम्हारा जी न लगा तो हम शादी से निपटकर ही वापस चल देंगे, है ना? पर अहिल्या तो पापा की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रही थी। रानी खेत की हरी तिमा से गौरवपूर्ण गोल्फ कोर्स, छोटा सा बाजार और लाल लाल छत के तस्वीर से बंगले, सबको वह मुग्ध होकर आंखों ही आंखों में पी रही थी। कैसा बहुरूपिया कांचन श्रृंग था, या कहीं के मोड़ उसे शिलांग की धान खेती का स्मरण दिला रहे थे, कहीं पर गुवाहाटी की सी परिचित पर्वत श्रेणियां थी, और कहीं सुई सी पतली पगडंडियों पर कमर में काला लहंगा खोसे, सिर पर घास के गुर्तर बोझ के नीचे दबी कुमाऊं की गठे शरीर की लावण्यमयी घसियार ने। ऐसी सुंदर गरियसी जन्मभूमि को छोड़कर वह आज तक बाहर रही, यह कैसी विडंबना थी। चुंगी के पास आकर टैक्सी खचाक से रुक गई। सामने अल्मोड़ा अपने पूरे वैभव के साथ चमक रहा था। अब हम 20 मिनट में ही पहुंच जाएंगे बेटी, बहुत थक गई हो क्या? अहिल्या के क्लांत चेहरे पर सरस मुस्कान झलक उठी। नहीं पापा, कितना सुंदर है ये पहाड़, मेरा तो जी कर रहा है अब लौट के कलकत्ता जाऊं ही नहीं। स्नेह से पुत्री की ओर देखकर कर्नल ने हंसकर कहा, पगली, अभी तो अल्मोड़ा पहुंची ही कहाँ है? वहां पहुंचकर अक्सर इरादे बदल डालते हैं। पुत्री को लेकर कर्नल जब अपनी चिर पुरातन देहरी पर खड़ा हुआ तो उसका गला भर आया। शाम के धुंधलके में चारों ओर से घिरे गिरि शिखर, ऊंचे झूमते वृक्षों के झुरमुट से झिलमिलाती रोशनियां देखकर उनकी पिछली जिंदगी का पर्दा सहसा उठ गया। अपने आने की सूचना वे समय पर नहीं भेज सके थे, इसी से उनके गृह के बुलंद फाटक पर कोई भी उनकी अभ्यर्थना के लिए नहीं खड़ा था। कुली सामान लेकर आंगन में पहुंचा ही था कि दद्दा ने देख लिया। हाथ का अखबार फेंक कर वे दौड़कर कर्नल से लिपट गए और वहीं से चिल्लाने लगे, अरे सुनती हो, अपना शिबिया आ गया, अरे भाई बहू शंख तो बजाओ। 16 वर्ष बाद बचपन के साथी मिल रहे थे, दोनों की आंखें गीली हो आई। हद कर दी तूने, एक तार तो कर दिया होता, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। और यह तेरी लड़की है, वाह वाह, एकदम तेरा नक्शा है। पितृमुखी कन्या, सुखी, बड़ी भागवान बेटी होगी हमारी। चलो चलो भीतर चले। अहिल्या ने झुककर ताऊ के पैर छुए और सहम कर उनके पीछे पीछे चल दी। ऊपर के बंद पहाड़ी झरोकों से कई जोड़ी आंखें ताक झांक कर रही थी। पहाड़ी गहन गुहा द्वारों से होकर वह भीतर आते जाते कई बार सकरे द्वारों से टकराकर माथा सहलाकर बोली, ओह कैसे छोटे छोटे दरवाजे हैं पापा। ये इसीलिए बनाए गए हैं बेटी कि घर में आई हमारी अंग्रेजी पढ़ी लिखी बहू बेटियां भी सिर झुकाकर चलना सीख सकें। पुरुष कंठ स्वर सुनकर अहिल्या चौंकी। सांवली ताई विराट चपटे चौड़े मुंह पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरती खड़ी थी। ओह, इन्हीं के लिए पापा उसे मार्ग भर लेक्चर पिलाते आए थे।
झुककर अहिल्या ने उनके पैर छुए और एक ही दृष्टि में बिना किसी शस्त्र के ही सुभद्रा ने उसे चीर फाड़ कर रख दिया। सुभद्रा का किसी जंगी जहाज सा विराट वप उद्वार को प्राय घेरे ही खड़ा था। गोल मटोल चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखों में संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए चुनौती भरी थी। 3-3 एमए पास बहुओं को वह लट्टू सा नचाती थी। पति और 3 पुत्रों की अफसरी उसकी चौड़ी मुट्ठी में बंद थी। वही घर की हाई कमान थी। क्यों लला, हमारी बंगाली देवरानी को नहीं लाए? फट से सुभद्रा ने पूछा और उसके प्रश्न का करारा चाटा पड़ते ही कर्नल पुत्री के सामने कट कर रह गया। दद्दा बेचारे जेब से किसी बिल को निकालकर देखने का उपक्रम करने लगे। हद है बोझू, जरा भी नहीं बदली तुम तो। खिसियानी हंसी हंसकर कर्नल ने मजाक ही में बात को टालने की चेष्टा की। किससे किससे सुनाती हो दुनिया भर की ऊल जलूल बातें? सुनूंगी किससे लल्ला? घर की लक्ष्मी को तुम बहाए। सुखी होता तो बेचारी आज इस खुशी के दिन सर मुड़ाए संड मुसंड जोगियों के पीछे थोड़े ही भागती। आंचल आंखों पर रखकर सुभद्रा रोने का उपक्रम करने लगी। अहिल्या ने देखा आंखों के कोर सूखे ही थे। अकेले कंठ स्वर के नकली उतार चढ़ाव से ही रोने की भूमिका बांधी जा रही थी। जाओ जी, भुवन की अम्मा चाय वाय बना कर लाओ, बेचारा थका मांदा आया और तुम रोना लेकर बैठ गई। बहुओं को बुलाकर इसके पैरों पर नारियल तो रखवा देती। बहुओं को आज ही तो देख रहा है। सुभद्रा ने आंखें पोंछकर वहीं से बिगुल बजा दिया। अपने विराट देह को उठाने में उसे बड़ा कष्ट होता था। उस पर वह निरंतर आ ऊ ऐसे लगाती रहती जैसे संसार भर की आदि व्याधियां उसे ही घेर कर बैठी हूं। ये अपने भुवन की बहू है, ज्योतिर्विद्य की लड़की है, एमए पास है। भुवन तो बिरला जूट मिल में लगा है। लल्ला 800 पावे है। वह एक एक कर पुत्रों के क्रेडेंशियल्स देती बहुओं का परिचय कराती जा रही थी। ये लल्ला रघुआ की बहू है, इसने भी एमए किया है। बर्मा के मनमोहन जी की बेटी है। रघुआ तो डॉक्टर है, तुम्हें पता है, आजकल अमेरिका गया है। यह तुम्हारी छोटी बहू सूर्य तो हमारा आईएएस है। इसी से बहू भी डबल एमए ढूंढी। स्वर अहंकार से दीप्त हो उठा। बहू को डबल एमए में जो विशेष परिश्रम करना पड़ा था उसका पूरा आभास सुभद्रा ने डबल में 50 बार का प्रयोग एक साथ कर स्पष्ट कर दिया। एक एक कर तीनों बहुएं नए ससुर के पैरों पर 3 नारियल रख गईं। दुबली पतली सी बड़ी बहू रमा, सास के ही से गोल मोल शरीर की मझली शांता और सबसे छोटी तुहिना जो अहिल्या की ही समवयस्नी लग रही थी। बार बार उसके माथे से आंचल गिरा जा रहा था। लगता था उसे इस प्रकार छोटा सा घूंघट निकालने का अभ्यास नहीं है। सुभद्रा बहुओं का विधिवत परिचय देकर तटस्थ हो ही रही थी कि भुवन और सुरेश ने एक साथ आकर चाचा को प्रणाम किया। दोनों की सुदर्शन जोड़ी को सुभद्रा ने ऐसे गर्व से देखा जैसे कोई दक्ष मूर्तिकार अपनी कुशलता से गढ़ी हुई मूर्तियों को देखता है। इन दोनों को तो तुमने गायत्री मंत्र दिया था लल्ला, और फिर इनके ब्याह में कहाँ आए तुम? स्वर का उपालंब स्पष्ट कर सुभद्रा ने अहिल्या की ओर फिर एक बार तीखी दृष्टि डाली। अब तो ये भी ब्याह को तैयार हो गई है। वैसे अपनी वसूली से 6 महीने ही तो छोटी है, पर हमारी वसूली को तो न जाने क्या हो गया है। मरी दिन पर दिन जमीन पर ही गड़े जावे है। अरे वसूली कहाँ मर गई जाने, ऐसी शर्मीली है लल्ला, क्या बताऊँ, ना जाने इस छोरी की सासरे में कैसे निभेगी। बसंती खिड़की से शानदार ठसकीले चाचा और उनकी भड़कीली पुत्री को देख चुकी थी। इसी से वह सहमकर पिछली कोठरी में ही दुबकी बैठी थी। माँ को वह जानती थी। एक बार हाँक लगाकर चुप बैठने वाली वह नहीं थी। उनके ना जाने पर वह मार हाँकों के नाक में दम कर देंगी। वह दबे पैरों से आकर चाचा के पैर छू सुभद्रा के पास ही बैठ गई। जा अहिल्या को अपने कमरे में ले जा, हाथ मुंह धुला देना, मैं चाय बना के भेजती हूँ। वह कांकती कराती उठकर चौके की ओर चली और उसके पीछे पीछे तीनों बहुएं भी चल दी। कर्नल को लेकर ताऊ मर्दाने दीवान खाने की ओर चले गए तो वह बसंती का बंसी सा मीठा स्वर सुनकर चौंकी। आप मेरे कमरे में चलेंगी क्या? अहिल्या उसके पीछे पीछे कई छोटे बड़े कमरों को पार कर एक विचित्र आकार के छोटे से कमरे में पहुंची। बाहर से छोटी सी दिखने वाली इस हवेली में कितने सारे कोष्ठ और प्रकोष्ठ थे। हर कमरे की छतें नीची और ढालू थी, जिनसे कमरों में आश्चर्यजनक गर्मी थी। बैठिए ना, बसंती ने एक मोड़ा खींच दिया। अहिल्या प्रकाशहीन कमरे की अव्यवस्था देखकर गुमसुम खड़ी थी।
तटस्थ होकर हंसने की चेष्टा कर बोली, आपको बड़ा कष्ट हुआ। हाय राम, कैसा कष्ट? कष्ट तो आपको होगा, कैसा कूड़ा करकट भरा है। क्षमा मांगने के से स्वर में बसंती ने कहा और एक एक कर जमीन पर फैली चीजों को बटोर कर एक और धरने लगी। एक और कई नई रंगी पीली धोतियां सूख रही थी, उन पर लाल लाल बुंदकियां छापी गई थी, जिनका गीला गुलेनार रंग छूटकर दरी पर भी लग गया था। दूसरी ओर एक लंबे कपड़े पर गोल गोल पूड़ियां सी बेलकर सुखा दी गई थी और उन पर मक्खियों का जत्था विश्राम कर रहा था। कल असल में रंगवाली थी, इसी से कमरा इतना गंदा हो गया। बसंती ने कमरे की गंदगी की कैफियत दी। रंगवाली क्या कोई त्योहार होता है? अहिल्या ने भोलेपन से पूछा और बसंती खिल्ल से हंस पड़ी। अहिल्या उसके लाल लाल अधरपुट से झांकते अनारदाने की सी दंत पंक्ति को मुग्ध होकर देखती रही। जितनी भोली सूरत थी उतनी ही मीठी आवाज की हंसी थी। हाय राम, रंगवाली भी नहीं जानती? शादी से 4 दिन पहले कहकर वह सहसा सकुचाकर चुप रह गई। एकाएक उसे स्मरण हो आया कि वह 3 दिन बाद होने वाले अपने ही विवाह की भूमिका बांध रही थी। उसका एकाएक इस तरह सकुचाकर चुप रह जाना अहिल्या के लिए एक सर्वथा नवीन अनुभव था। उसकी कई सखियों के विवाह हो चुके थे। नाहिदा, जो विवाह के पहले ही दिन अहिल्या को साथ लेकर भावी पति की सूट ट्राई करने स्वयं गई थी। मनीषा दे, जिसने विवाह से 1 सप्ताह पूर्व भावी ससुर गृह में किसी विदेशी राजदूत के सम्मान में आयोजित भोज में एक भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत किया था। भावी विवाह के नाम से ही ऐसी लज्जा कि छुई मुई बनकर लाल पड़ जाना वह आज ही देख रही थी। वह हंसकर कुछ पूछने को ही थी कि रेशमी साड़ी सर्र फर्र करती छोटी भाभी तुहिना चाय के 2 गिलास लेकर आ गई। तुहिना प्रयाग विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। अपने विद्या और सौंदर्य की धाक से आज तक वही घर की देवरानी जिठानियों में सबसे ऊंचा आसन ग्रहण करती आई थी, किंतु आज अहिल्या को देखकर वह भी मन ही मन लोहा मान गई। क्या हेयर स्टाइल था, एकदम ही फ्रेंच बुफो। उस पर तीखी अहंकार दीप्त दृष्टि। कैसा आश्चर्य है, एक सुदर्शन पुरुष दूसरे सुदर्शन पुरुष को प्रशंसा का अर्थ दे सकता है, किंतु सुंदरी नारी कभी दूसरी नारी के सौंदर्य की महत्ता स्वीकार करने को तत्पर नहीं होती। पास आकर तुहिना ने मन ही मन अहिल्या के त्रुटि रहित सौंदर्य में मीन मेघ निकाल लिए। रंग तो गोरा था, पर नाक कितनी छोटी थी। माथा भी कोई ऐसा चौड़ा नहीं था। एक ही 2 बच्चों की माँ बनने पर पीछे का हिस्सा बहुत भारी ना हो गया तो तुहिना अपना नाम बदल देगी। अभी से ही शरीर के अनुपात में पिछला हिस्सा भारी लगता था। अलस गमना अहिल्या के सौंदर्य में वह किसी प्रकार का आकर्षण नहीं पा रही थी। बाल भी इतने लंबे नहीं हो सकते। अवश्य ही नायलॉन के बाल लगाए हैं। आप लोग चाय लीजिए, मैं नाश्ता ले आऊं, कहकर वह नाश्ता लेने चली गई। जब वह नाश्ता लेकर लौटी तो बसंती काफी हद तक कमरा साफ कर चुकी थी और हाथ पोंछकर बैठने ही जा रही थी। आइए ना बोझियो, आप भी बैठिए, उसने एक आसन खींचकर कहा। बैठूं कहाँ से जी, भंडार खुला पड़ा है। उधर बरेली वाली मामी जी भी आ गई हैं, उनका सामान लगवाना है। आप इसी कमरे में सो सकेंगी, नहीं तो अम्मा वाले कमरे में पलंग बिछवा दूं, उसने अहिल्या से पूछा। हथौड़े की चोट की तरह ही उसका एक एक शब्द एक कठोर ठक ठक से निकलते जा रहे थे। नहीं नहीं, पलंग का क्या होगा, इतना काम आपका वैसे ही बड़ा है, मैं इन्हीं के साथ सो रहूंगी, अहिल्या ने बड़ी विनम्र वाणी में कहा और तुहिना चली गई। एकाएक उसे पापा पर बड़ा गुस्सा आ गया। हद, ऐसे कबूतर खाने में डालकर एक बार उसे देखने भी नहीं आए। न ढंग का गुसल खाना, न एकांत कमरा। उस पर ताई तो पूरा एटम बम थी, कैसे कस कस कर ताने मार रही थी। और वह छोटी भाभी तुहिना कैसे एक्सेंट बोलने की चेष्टा कर रही थी, जैसे अभी कैम्ब्रिज से चली आ रही हो। बहुत घबरा रही हैं ना पहाड़ आकर, पर कल तक आपकी तबीयत बहल जाएगी। बहुत सारे मेहमान आए हैं ना, इसी से पूरा घर अपसेट हुआ पड़ा है। बसंती ने जैसे उसके मन की उदासी भांप ली। नहीं तो, अहिल्या ने अचकचाकर हंसने का उपक्रम किया। वाह भला, तबीयत क्यों घबराएगी, मैं तो अपनी ही जिद से पहाड़ आई हूँ। पर कितनी ठंड है यहाँ, हवा हड्डियों में घुसी जा रही। अहिल्या ने शॉल को गुड़ी मुड़ी कर गर्दन में लपेट दिया। अभी एक कष्ट आपको और सहना होगा, बड़ी ही मीठी हंसी के साथ बसंती ने उसे सूचना दी। कैसा कष्ट?
अभी बहुत सारी मोहल्ले की औरतें ढोलक मंजीरा लेकर इसी कमरे में आ धमकेंगी। रोज यहीं गाना बजाना होता है। अम्मा के कमरे में मर्दों को भी आना जाना पड़ता है। वैसे भी आजकल सारे अत्याचार तो मेरे ही निरीह कमरे पर होते हैं। आपको ऐसी धींगा मस्ती का अभ्यास नहीं रहा होगा, इसी से बता रही हूँ। ये लीजिए, आ भी गई लगता है। सचमुच ही बहुत सारी लंबी मोटी नाटी दुबली गोरी सुंदर और कदर्य औरतों का जत्थे का जत्था भीतर धंसा है। सब पास पड़ोस की स्त्रियां, दूर के रिश्ते की चाची ताइयां, सब आज समय से कुछ पूर्वी शकुन आखर गाने धमक गई थी। कुछ ने अहिल्या को आते देख लिया था, दूर से ठीक से दिखी नहीं थी, इसी से नजदीक से देखने का चाव था। कुछ सुभद्रा के साहबी देवर और बंगाली देवरानी को देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाई थी। उनकी ऊंचे स्वर की पहाड़ी फुसफुसाहट में बंगाली देवरानी शब्द का बार बार उच्चारण सुनकर अहिल्या लज्जा से लाल पड़ गई। उसके जी में आ रहा था कि वह उन सब पहाड़ों के मुंड एक दूसरे से भिड़ा दे। उनकी सुई सी तीखी नजरें अहिल्या को बेरहमी के इंजेक्शन देने लगी। कोई उसके बिना बाह के ब्लाउज की बखिया उधेड़ रही थी, कोई उसकी सर्वथा नवीन केश सज्जा को, दूसरी को कोंच कोंच कर दिखा रही थी। धीरे धीरे ढोलक की धमाधम थपेड़ों के साथ बसंती के भावी वर के कुल गोत्र का परिचय देती वे सुहाग और घोड़ियां गाने लगी। कभी चंपे की कली सी बनने के लिए एकदम ही अयोग्य बनने के घोर श्याम वर्ण का उपहास उड़ाती, और कभी समधी को गाय के गोट में बड़ुआ बनाकर बांधने की कामना करती। एक से एक गालियां गाती। बड़ी देर तक गा बजा कर सब चली गई तो तुहिना खाने के लिए बुलाने आ गई। आप चौके में ही खाएंगी या यहीं ला दूं? बीबी जी को तो यहीं खाना होगा। आपको वहाँ खाने में असुविधा हो तो यहीं ला दूं। तुहिना ने ऐसे लहजे में कहा जैसे थाली लानी ही पड़ी तो वह ला देगी, पर उसे विशेष सुविधा नहीं होगी। नहीं, ऐसी भी क्या बात है, मैं वहीं चलती हूँ, कहकर अहिल्या उठ गई। चौके में कितनी ही अपरिचित महिलाओं के बीच बैठकर उससे खाया भी नहीं गया। किसी प्रकार उल्टे सीधे दो चार कौर निगलकर वह फिर बसंती के कमरे में आई तो वही छोटा सा कमरा उसे सगे आत्मीय सा लगने लगा। कमरे की सारी फैली चीजें बटोरकर बसंती तरतीब से सजा चुकी थी। एक धुंधले पावर के बल्ब की नीली रोशनी से छोटा कमरा खिल सा गया था। पलंग पर साफ चादर और रजाई को खींच खांच कर उसकी सिलवटों को यथासाध्य दूर कर बसंती खा पी कर उसी का इंतजार कर रही थी। मैं तो सोच रही हूँ कि आप मेरे पलंग पर सो जाइए, मैं अम्मा की पलंग पर सो जाऊंगी। आपको मेरे साथ सोने में बड़ी असुविधा होगी। मैं तो रात भर हाथ पैर मारती रहती हूँ। फिर वह अपनी मीठी सी हंसी हंसकर लजा गई। अरे, मुझसे आप क्यों कहती हैं? रही हाथ पैर मरने की बात, तो मैं तो पूरे बिस्तर में मछली की तरह तैरती हूँ। चलो, आज रात कंपटीशन ही रहेगा। अहिल्या ने शॉल उतारकर तिपाई पर डाल दिया और साड़ी को उतारकर एक कोने में फेंककर धम्म से पलंग पर चढ़ रजाई खींच ली। ओ बाप रे बाप, भला की सर्दी है। डांट किटकिटाकर उसने बड़ी आत्मीयता से बसंती के दोनों हाथ पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लिए। कुछ ही घंटों में भूले बिसरे रक्त की डोर ने दोनों बहनों को बांध लिया था। साड़ी पहनकर तो मुझसे सोया नहीं जाता भाई। नाइटी पापा के सूटकेस में बंद है। तुम क्या इतनी लंबी साड़ी लपेट कर ही सोती हो? सोती तो बसंती पेटीकोट ब्लाउज ही में थी, पर अपनी कलकत्ते की बहन के लेस लगे बोस्की के पेटीकोट की महिमा के सामने अपने घर के सिले और निरंतर घर पर ही धुले पांडु जीर्ण पेटीकोट की पताका फहराने का दुस्साहस उसे नहीं हुआ। कैसी सुगंध आ रही थी अहिल्या के शरीर से। क्या चंदन लगाकर नहाती होगी? उसे तो 3 दिन से आटे और हल्दी का उपटन लगा लगा कर अम्मा ने हुलिया ही बिगाड़ दिया था। बड़े संकोच में वह खाट की पाटी पर ही सिकुड़ सिकुड़ कर समाई जा रही थी कि बड़े स्नेह से अहिल्या उसे खींचकर पास ले आई। नज़दीक आओ भाई, मैं तो ठंड से मरी जा रही हूँ। स्वेटर भी सारे पापा के सूटकेस में ही रह गए। ठंड लग रही है क्या बहुत? रुको, मैं ले आती हूँ। पर हाय राम, मेरे भी तो सब कपड़े छोटी भाभी के कमरे में धरे रह गए। लो, यह बिल्कुल नया है, पहनोगी? उसने पास ही पड़े एक मर्दाने स्वेटर को उठा लिया। अहिल्या को हिचकिचाते देखकर उसने हंसकर कहा, बिल्कुल नया है अहिल्या, आज ही तो मैंने पटियां बिनकर ख़त्म किया था। ओह, क्या अपने मियाँ जी के लिए तो नहीं बिना है तुमने? नहीं जी, बसंती ने फिर लाजबीनी हंसी से अहिल्या को बांध दिया। या तो राजू दा का है। दिन भर मेरे पीछे पड़े थे कि जल्दी ख़त्म कर, किसी दावत में जाना है, और जब तक ख़त्म किया तब तक आप चल दिए। पहन लो अहिल्या, डबल निटिंग का है, खूब गर्म है।
एक प्रकार से जोर जबरदस्ती से ही बसंती ने स्वेटर उसे पहना दिया। किसी के वृषभ स्कंदों के लिए बिना गया वह स्वेटर उस पर काग भगौड़े के ढीले अल्लम खल्लम कोट की तरह झूल उठा और उस विचित्र परिधान को देखकर दोनों ही ठठाकर हंस पड़ी। पर स्वेटर सचमुच ही खूब गर्म था। सिर तक रजाई खींचकर अहिल्या बसंती से बातें करती। रात के 12 बजे तक उसके विषय में बहुत कुछ जान चुकी थी। बड़ी भाभी रमा घर की सबसे शांत बहू थी। मंजली शांता भाभी का मायका काशीपुर में था। उसके पिता बर्मा में रूबी का व्यापार करते थे। जब वे नई नई ब्याह कर आईं तो उन्हें ठीक से पहाड़ी बोली भी नहीं आती थी और सबसे छोटी भाभी तुहिना तो अम्मा से भी अंग्रेजी बोलने लगी थी। बसंती का दूल्हा लखनऊ में हाउस सर्जन था। दूल्हे की माँ ने बसंती को किसी शादी में देखकर पसंद किया था। बाद में उसकी फ़ोटो भी मंगवाई गई थी। इसके बाद 10 ही दिन में उसकी चट मंगनी पट ब्याह हो गया था। बड़ी देर तक बसंती बोलती गई और एकाएक अहिल्या का हुंकारा बंद हो गया। बात सुनते सुनते वह न जाने कब बेसुध होकर नींद में डूब गई थी। सुबह जब अहिल्या की आंख खुली तो कहीं गिरजे के मीठे मीठे घंटे बज रहे थे। बसंती उठकर न जाने कहाँ चली गई थी। अहिल्या ने भी उठने की चेष्टा की और खिड़की से झांक कर देखा। उजाला भी ठीक से हुआ ही नहीं था। सड़क से गले की टन टन मीठी मीठी घंटियां बजाता एक तिब्बती लामा भेड़ को हकाए लिए जा रहा था और दूर कहीं मुर्गा बांग दे रहा था। अहिल्या फिर लेट गई। भेड़ों की घंटियों की छुनछुन और गिरजे के मीठे घंटों के संगीत ने उसे लोरियां सी देकर फिर सुला दिया। पास लेटी बसंती के उठ जाने से उसे फिर ठंड लगने लगी थी। खिड़की खुली थी पर मारे ठंड के रजाई से हाथ निकालकर उसे बंद करने का साहस भी अहिल्या को नहीं हो पाया। रजाई को सिर तक खींचकर वह निश्चिंत होकर सो गई। आंख लगी ही थी कि किसी ने उसे पकड़कर ऐसे झकझोर दिया जैसे कोई फलों से लदे पेड़ को फल गिराने के लिए हिला रहा हो। अरे ओ वसली, शादी क्या ठहरी कि साली घोड़ा बेचकर सोती है। अच्छा, और जनाब मेरा स्वेटर पहनकर बड़ी बेशर्मी से 8 बजे तक खर्राटे ले रही। रुक जा, कहकर झकझोरने वाला वह अपरिचित व्यक्ति अहिल्या के चेहरे पर नजर पड़ते ही स्वयं रुक गया और पलक मारते ही एक छलांग लगाकर इससे पहले कि अहिल्या उसे ठीक से देख पाती गायब हो गया। यह सब कुछ मिनटों में हो गया और अहिल्या बुत सी बनी बैठी ही रही। गहरी नींद से झकझोर कर उठाया गया व्यक्ति जिस अस्पष्ट यथार्थ के धुंधलके में आंखें खोलता है उसे कुछ देर तक वह ग्रहण नहीं कर पाता। बेचारी एक तो ऐसी बेरहमी से कभी झकझोरी नहीं गई थी, अभी तक कंधे धुक रहे थे। जब थोड़ी देर में उसकी समझ में आया कि वह जिस स्वेटर का अनाधिकार उपयोग कर सोई थी उसी का स्वामी उसे झकझोर गया था तो उसके सारे चेहरे पर रक्त चढ़ गया। क्या सोचता होगा वह, न जान न पहचान और एकदम नया स्वेटर चढ़ाकर वह सो रही थी। उस पर गुलाबी कैम्ब्रिक का बिना बाहों के ब्लाउज के गले के बटन खोल कर ही वह सो रही थी। छी छी, किसी अपरिचित पुरुष के सामने उसका कैसा विचित्र हुलिया दिख गया था। स्वेटर उतार कर उसने बड़े यत्न से तहाकर सिरहाने की मेज पर रख दिया और अटैची में पड़े ड्रेसिंग गाउन को डालकर बसंती की प्रतीक्षा में बैठ गई। आते ही उसे बतलाएगी कि उसकी जिद के कारण आज उसकी खूब गत बन गई। बार बार वह सोचकर कटी जा रही थी। एक बार फिर बटन खोलकर वह उसी पोज में बैठ गई। हाथ का आईना लेकर उसने अपने उस अध उधड़े शरीर को देखने की चेष्टा की और दोनों गाल बीर बहुटी हो गए। उस व्यक्ति को तो वह देख नहीं पाई थी किंतु उसने सचमुच ही उसे अच्छी तरह देख लिया था। बसंती समझकर झकझोरने के बाद उसकी दृष्टि जब चेहरे पर पड़ी तो बसंती के स्थान पर विदेशी चलचित्र किसी एक धुतिमान तारिका को देखकर वह अचकचाकर रह गया था। कर्नल के आने के बहुत पहले ही वह अपने एक मित्र के यहाँ दावत पर चला गया था और जब लौटा तो 11 बज चुके थे। चुपचाप दीवान खाने में मेहमानों की खाटों के बीच अपनी खटिया ढूंढकर सो गया था। सुबह उठा तो उसे बड़ी ठंड लगी। वसूली ने स्वेटर बिनकर देने का कल ही वादा किया था, क्यों न जाकर अभी टिक टिक लगा दे, फिर तो उसे औरतों की भीड़ में ढूंढना मुश्किल होगा। राजेंद्र की अपनी कोई बहन नहीं थी, इसी से बसंती पर उसका विशेष स्नेह था। प्रायः उसकी चोटी खींचकर धौल धप्पे लगाते लगाते राजू की ऐसी आदत पड़ गई थी कि बिना उसे छेड़े छाड़े बात ही नहीं कर पाता था। आज भी उसी स्नेह के अधिकार से वह हवा की तरह उससे लड़ने पहुंच गया था, पर वहाँ कोई और भी सो सकती है यह बात उसके ध्यान में नहीं आई।
बसंती गुसल खाने से लौटी तो अहिल्या कुर्सी पर बैठी थी। अरे तुमने तो बिस्तर भी लगा दिया, नींद नहीं आई अहिल्या? कहीं नींद में मैंने पूरी रजाई तो छीन नहीं ली? एकाएक रजाई छीनने वाले उस व्यक्ति का स्मरण करते ही अहिल्या फिर लाल पड़ गई। पर कैसा आश्चर्य था कि वह अपनी दुर्दशा का उल्लेख नहीं कर सकी। नहीं तो मैं तो खूब सोई। तुम कहाँ चली गई थी? गुसल खाने गई थी। चलो तुम्हें भी ले चलूं, थोड़ी देर में तो वहाँ क्यों लग जाएगा। ब्रश पेस्ट लेकर अहिल्या उसके पीछे पीछे चली तो बरामदे में खड़ी ताई ने देख लिया। ओरे बाप, तू तो यह आर्थर पंत किसी मेम का सा गौन पहने है री। मुंह में आंचल धरकर वह हंसती हंसती बोली। तो क्या हो गया अम्मा, छोटी भाभी तो ड्रेसिंग गाउन पहनती हैं। बसंती ने अहिल्या पर अपना कवच रखकर कहा। आधुनिका छोटी भाभी का प्रत्येक दोष सुभद्रा की आंखों में सामान्य ही रहता। उसके पिता बहुत बड़े अफसर थे और पिता के महिमामय पद की ओट लेकर वह कुमायूं की प्रत्येक परंपरा को जब चाहे पैरों तले कुचल सकती थी। अपने कमरे में वह स्टोव रखकर अंडा फेंट आमलेट बनाकर खाती थी। सुभद्रा जानबूझकर भी मक्खी निकल लेती। प्रायः वह सिर उधाड़े पति के साथ घूमने भी निकल जाती और जब उसकी बड़ी जेठानी चौके में बैठकर अतिथियों के चीटी दल के लिए 50-50 गिलास चाय बनाकर भेजती, वह अपने कमरे में बैठी अंग्रेजी किताबों से स्वेटर बुनती। मायके से वह प्रचुर मात्रा में दहेज लाई थी, इसी से सास उसकी नादेशाही को खुशी खुशी झेल लेती थी। बड़ी बहू रमा वास्तव में रमा थी। उसके पिता के मध्यम वर्गीय परिवार ने उसके ससुर गृह को केवल पुत्री के शांत स्वभाव और शील सौजन्य का ही दहेज दिया था। इसी से सास की क्रोधाग्नि में प्रायः उसी की आहुति पड़ती। मजली शांता अपनी सजग बुद्धि का सहारा लेकर प्रायः तटस्थ ही रहती। एक और सास की हाँ में हाँ मिलाती, दूसरी ओर जेठानी देवरानी से भी मिली रहती। मीठी मीठी बातों की छुरी बगल में दबाए वह सुर्र फुर्र लगाती रहती कि लगता सबसे कामकाजी बहू वही है। पर वह तो हो हल्ला अधिक मचाती, काम बहुत कम ही करती थी। फिर भी सुभद्रा उससे मन ही मन दबती रहती थी। अहिल्या हाथ मुंह धोकर आई और कपड़े पहनकर तैयार ही हुई थी कि बड़ी भाभी ने उसे चाय पीने को चौके में बुलवा भेजा। तो आज की कहानी यहीं तक। आगे हम लोग फिर से सुनेंगे कि अहिल्या का क्या हुआ और राजेंद्र के साथ उसकी दोबारा मुलाकात हुई या नहीं।